सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो गाइज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दिस चैप्टर. This is one of the most scoring chapter in your syllabus of class 11th, है ना. तो इस चैप्टर से गाइज हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 सवाल पूछते हैं. अब नाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, जैसे कि हमें पता, वी ऑल नो दैट दिस इज बेसिकली अ क्रैश कोर्स एंड वी हैव टू डील विद दिस चैप्टर इन जस्ट 2 लेक्चर्स. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि इस चैप्टर का पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो कैसा रहेगा. तो गाइज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 1, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई फोटोसिंथेसिस, है ना. पहले फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्या है, ठीक है. दूसरी बातें हम देखेंगे गाइज कि व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स दोज वर कंडक्टेड फॉर दिस फॉर दिस फोटोसिंथेसिस. क्योंकि जैसे हमें पता है कि इन साइंस कोई भी चीजें है ना, नथिंग, साइंस में कोई भी चीज जो है बिना प्रूफ के, है ना, बिना प्रमाण के गाइज, विदाउट एनी प्रूफ कैन नॉट बी टोल्ड कि ये ऐसे ही होता है. तो गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे. ओके ओके गाइज, तो लेट्स बिगिन, है ना. एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर हम रिएक्शंस पे चलेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है. हम रिएक्शंस पे चलेंगे गाइज, और उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं. फाइन, तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि वाई इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट. तो आप बोलोगे, सारे बच्चे बोलेंगे मैम फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, और जब प्लांट्स फूड बनाते हैं तो इसी फूड को हम या फिर बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये कंज्यूम कर रहे हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कंज्यूम्ड बाय अस एंड एवरीवन एल्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है. तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी हो गया. दूसरी बात गाइस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो दूसरी बात हम कह सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, a large amount of oxygen O2 is liberated out, and this O2 is the source of, this oxygen is the source of breathing for each and every organism present on the earth, maximum we us, है ना. तो ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इससे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, और दूसरा जो खाना मिल रहा है, द फूड, द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस, दीज 2 रीजंस इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि व्हाई फोटोसिंथेसिस, वी हैड ऑलरेडी सीन, क्योंकि ये दोनों चीजें मिल रही हैं इसीलिए जरूरी है. नाउ गाइस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज अ होलसम क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस क्या है. तो फोटोसिंथेसिस क्या गाइस कोई ऐसा स्टेप है, कोई एकदम जादू का पिटारा है कि एक कोई स्टेप हुआ और उससे फटाफट फूड बन गया. नो, फोटोसिंथेसिस की बात करें गाइस तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. क्या है ये? 2 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें यू सी द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में लाइट रिएक्शन होता है, एंड दूसरे स्टेप में आप देखोगे कि डार्क रिएक्शन होगा. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस इन विच द फर्स्ट स्टेप इज अ लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड स्टेप इज अ डार्क रिएक्शन. 2 स्टेप का बना हुआ ये प्रोसेस है
तब जिसमें जाके एट द एंड आपको फूड मिलता है। ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि फूड फूड क्या, व्हाट टाइप ऑफ फूड? तो वही जो प्लांट्स बना रहे हैं, दोज आर द सिंपल शुगर्स, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, सिंपल शुगर बन रहा है, इसी बनने के प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं गाइस। नाउ लेट मी टेक यू कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, कि फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है, हमने बोला कि ये चीजें हो रही हैं, तो किस तरह से हो रही है। ना गाइस, कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जैसे मैंने बताया आज हम एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले विल सी कि जब फोटोसिंथेसिस होने के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे, किसका? विल बी मेकिंग अ डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल। तो गाइज ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। As we all know that chloroplast is a double membrane structure, ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। देखिए हमने क्या किया, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाया। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में गाइज इनसाइड द मेम्ब्रेन वी हैव समथिंग कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स। सो दीज आर द थाइलाकॉइड्स, ये थाइलाकॉइड्स हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू अ ऑर्गेनील जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले। सो दिस इज द लैमेले गाइस, स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेले, दीज आर ऑल थाइलाकॉइड्स। नाउ वन मोर थिंग गाइस, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है आउटर मेम्ब्रेन, OM लिखती हूँ शॉर्टकट में एब्रिविएशंस। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये बीच वाला जो है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये अंदर जो है गाइस, दिस इज द मैट्रिक्स जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। नाउ लेट मी टेल यू कि थाइलाकॉइड्स अगर मैं बोलूँ कि आप बोलोगे कि मैम ये किसको थाइलाकॉइड बोल रहे हो, बेटा किसी एक को थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऐसे थाइलाकॉइड्स तह लगा के बैठे हुए होते हैं, ऐसे थाइलाकॉइड पे थाइलाकॉइड, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को गाइज हम कहते हैं ग्रैनम। व्हाट वी से दिस एज ग्रैनम। और बहुत सारे ग्रैनम, ये ग्रैनम, ये ग्रैनम, ये ग्रैनम मिलके जो बनाता है गाइस, इसको ऑन इन टोटल, इसको सारे को हम कहते हैं पूरा मिलके ग्रैनम इज द सिंगुलर एंड ग्रैना इज द प्लूरल। ठीक है, दिस इज द प्लूरल शब्द। चलिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करूँ गाइस, तो इनसाइड दिस स्ट्रोमा विल बी प्रेजेंट, सबसे पहले तो चूंकि हमने थाइलाकॉइड मॉलिक्यूल बनाया है, हमें पता है कि थाइलाकॉइड मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं क्या, जिनको हम कहते हैं गाइस ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स। सो दीज ऑक्सीजोम्स विल बी प्रेजेंट। ये ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं? सो दीज ऑक्सीजोम्स आर दी वन जो क्या कर रहे हैं, जो एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हैं, जो एटीपी बना रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर। अब देखो गाइस, इसके अंदर आपको राइबोसोम्स दिखने को मिलेगा, आपको आरएनए देखने को मिलेगा, यू विल गेट अ डीएनए। हमें जैसे पता है कि क्लोरोप्लास्ट में डबल सर्कुलर डीएनए होता है 70S का। As this chloroplast is also known as a semi-autonomous organelle, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील? सेमी का मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब खुद पे डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट। तो इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द साइटोप्लाज्म फॉर इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। और साइटोप्लाज्म जब मेन अरेना है सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज का, मतलब सारी सेल की जितनी एक्टिविटीज होंगी वो कहां पे होंगी गाइस, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ये सेमी ऑटोनॉमस कहला रहा है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी डीएनए है, अपनी आरएनए है, अपनी राइबोसोम्स हैं, स्टिल दे आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि इनको काम करने के लिए कहां जाना पड़ता है, साइटोप्लाज्म के पास।
चलिए, तो ये सब बातें हमने पहले सेल चैप्टर में भी आपको बता दी हैं। स्टिल गाइज अ रिमाइंडर, होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले लाइट जो है, सनलाइट है ना, हमें पता है कि जो सनलाइट है वो आएगी एंड इट विल हिट द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो अपन क्या देखेंगे, व्हाट वी विल सी, आई एम टेकिंग अनदर स्लाइड गाइज, जहां पे मैं इसको बना रही हूँ, ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। सबसे पहले स्टेप जो मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन होगी, तो इन दी लाइट रिएक्शन गाइज आप देखोगे इस लाइट रिएक्शन में कि सनलाइट जो है, सनलाइट ये ऐसे पड़ेगी, इट विल रीच टू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नाउ इनसाइड दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। Now these water molecules, these H2O molecules will split हो जाएगा किसमें गाइज, H प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है ना, थाइलाकॉइड के अंदर आपको क्या मिलेगा गाइज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अब समझना ये कब हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब ये लाइट पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। अब इस रिएक्शन के डिपेंडेंसी के वजह से गाइस हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसमें यू से कि जो ये H प्लस आयंस हैं, ये H प्लस आयंस जो हैं ये ATP बनाने में मदद करती हैं, इनसे ATP बनता है। लेकिन ये जो O2 आयंस है, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं गाइस, दे आर रिलीज्ड आउट एंड इनको हम कहते हैं कि दे आर दी बाई प्रोडक्ट्स। क्या हो गए ये, बाई प्रोडक्ट। नाउ लेट मी टेल यू बाई प्रोडक्ट क्या होता है। बाई प्रोडक्ट means the molecule that is just used up in that reaction and it is liberated or released out, it will not be further carried out to the other reaction, तो इसी को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो भी मिलता है लाइट रिएक्शन के वक्त गाइज, उसको प्लांट्स रिलीज कर देता है कि भाई तुम निकलो, अब बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, ये हमने देख लिया, क्या हमने देखा, एटीपी हमारा जो है वो बनेगा किससे, H प्लस आयंस के थ्रू। बट गाइज अगर आपने एटीपी फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी। एटीपी कैसे बनता है गाइज, तो एटीपी जो है हमने बोला कि H2O मॉलिक्यूल्स टूटे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर गाइस, इसी को यूज किया जाएगा। और इनसाइड दी जब ये स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है गाइस, यहाँ पे ADP प्रेजेंट होता है, डाइफॉस्फेट, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स पड़े रहते हैं गाइस। सो व्हाट विल हैपन कि ये H प्लस एज अ प्रोटोन ग्रेडियंट काम करेगा किसके लिए, ADP में Pi को जोड़ के ATP बनाने के लिए। तो ये ATP कहाँ बनेगा गाइस, स्ट्रोमा के अंदर बनेगा, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है ATP, स्ट्रोमा के अंदर बन रहा है ना गाइज। ये ATP फॉर्मेशन भी मैं बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरह से बनता है। लेकिन उससे पहले जिस्ट पे, दिस वाज जस्ट द जिस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर लाइट रिएक्शंस होंगे। फिर लाइट रिएक्शन में गाइस जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे पास लाइट रिएक्शन में बनता है ATP और हमारे पास बनता है गाइस NADPH, ठीक है। तो दिस ATP एंड दिस NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनता है, इन्हीं को कैरी किया जाता है डार्क रिएक्शन में। क्यों भाई, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जाएंगे और ये CO2 को रिड्यूस करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देंगे। ये कब की बात होगी, ये डार्क रिएक्शन की बात होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे गाइस तो हम क्या देखेंगे अब कि दिस वाज जस्ट द जिस्ट, की जिसमें आप क्या देख रहे हो कि लाइट रिएक्शन हो रहा है, H प्लस बन रहा है, H प्लस के थ्रू ATP बनता है, फिर NADPH बनता है, और यही ATP और NADPH को गाइस फर्दर हम लेके जाते हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में।
और डार्क रिएक्शन में आप क्या देखोगे कि डार्क रिएक्शन इज नॉट नोन एज डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये डार्क में होता है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको लाइट का मिसनोमर लेना था कुछ, तो उसके क्योंकि एक को लाइट कहते हैं इसलिए दूसरे को डार्क कह देते गाइस। लेकिन डार्क रिएक्शन में है ना, जो भी प्रोडक्ट यूज होता है वो लाइट रिएक्शन का ही बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस एटीपी एन एन एडीपीएच ये जाता है गाइस डार्क रिएक्शन में। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर देन सेंट टू द डार्क रिएक्शन, और यहाँ पे जाके आपको ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, स्टोमा के अंदर। चलिए यहाँ पे भी हम आएंगे गाइस, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, लेकिन बाद में। तो सबसे पहले गाइस ये एक टोटल हमने आपको क्या दिया, एक टोटल ओवरव्यू दिया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। नाउ गाइस मूविंग फर्दर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देयर वर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड दीज आर द स्लाइड्स व्हिच आई हैव रेफर्ड टू, जो कि बताना पड़ा था साइंटिस्ट को ये प्रूफ करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस है जो प्लांट्स करता है, और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या मिलता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, या फिर ग्लूकोज जो है वो बनता है एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। नाउ गाइस देखिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया, दर बेदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और जो सबसे पहली एक्सपेरिमेंट की गई थी उसका नाम है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। नाउ गाइस यू कैन रेफर टू दी स्लाइड्स एज इट इज ऑलरेडी written over here, it is already drawn. What I'll be doing is I'll be just explaining the experiments. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में देखा गया गाइस वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिजेटेड लीफ का मतलब होता है एक ऐसी लीफ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैचेस प्रेजेंट है, जैसे येलो पैच भी है, लाइट ग्रीन कलर का भी पैच है, डार्क ग्रीन कलर का भी पैच है, तो उसको वेरिजेटेड लीफ कहते हैं। अब गाइस अब आप लोगों ने बचपन में सिंपली ऐसा कुछ करा होगा ना कि अगर हमें पता करना है कि ये जो लीफ है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीफ में ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ग्लूकोज कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा गाइस, जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट क्या होता है, इस लीफ पे अगर हमने आयोडीन डाला और आयोडीन ने अपना कलर ब्लू ब्लैक, ग्रीन से ब्लू ब्लैक में टर्न कर लिया है ना, चेंज हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टार्च पॉजिटिव है, क्योंकि व्हाट वी हैव सीन कि स्टार्च पॉजिटिव मतलब देयर इज अ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू ब्लैक, या फिर जो भी शेड्स ऑफ ब्लैक। तो हम क्या करते हैं गाइस, एक वेरिजेटेड लीफ लेते हैं और इसके आधे पोर्शन को हम कार्डबोर्ड से ढक देते हैं, ठीक है। लेकिन ढकने से पहले हम इस लीफ में हमने क्या करा है गाइस, हमने आयोडीन डाला है और इस लीफ को एक्सपोज कर देंगे सनलाइट में। तो गाइज हम क्या देखेंगे, व्हाट वी विल सी दैट द पार्ट दैट इज एक्सपोज टू द सनलाइट will change its color from green to blue black, but the part that is not exposed to the sunlight won't change its color and would remain green. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है गाइज, what was the observation कि the exposed part of the leaf turned blue black in color, non exposed did not, है ना। यहाँ से क्या ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गाइस, इसको हम कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक सेटअप लेंगे और इस सेटअप के अंदर गाइस व्हाट वी विल डू, हम एक छोटे से आप कह सकते हो कि कोई भी छोटे से यूटेंसिल के अंदर वी विल टेक अ कॉटन दैट विल बी सोक्ड विथ KOH। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हम क्या करेंगे, रुई को सोक कर देंगे, भिगा देंगे, एक बर्तन में रख देंगे, इस बर्तन को इस अपैरेटस के अंदर रख देंगे गाइस इनिशियली। और हम क्या करेंगे, इस अपैरेटस के अंदर हम आधी लीफ को है ना इस साइड फेस कराएंगे जहां पे हमने ये अपैरेटस रखा है, और आधी लीफ को बाहर फेस कराएंगे जो कि सनलाइट से एक्सपोज्ड होगा।
तो गाइज व्हाट वी विल सी, ये जो एक्सपोज्ड पोर्शन है सनलाइट के, अब जब भी कलर डालेंगे इसमें आयोडीन, तो ये ग्रीन से ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि दिस अनएक्सपोज्ड पार्ट वुड नॉट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू ब्लैक। क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि आयोडीन तो हमने यहाँ भी डाला है। ठीक है, तो होता क्या है गाइस कि ये जो यहाँ पे इस यूटेंसिल में जो KOH सोक्ड कॉटन है, उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर ली, खींच ली। What it did, it just soaked the cottons which is soaked has already absorbed CO2 from the green portion present here. Therefore अगर CO2 absent हो जाएगा तो photosynthesis नहीं होगी, और यहाँ से हम conclusion या inference पे पहुँचते हैं कि CO2 is important for photosynthesis. Okay, now guys, coming to the next, these are the set of experiments that have been done to prove that कि photosynthesis जो है यहाँ से हो सकता है, होता है। चलिए तीसरे पे चलते हैं, प्रिस्लीज बेल जार एक्सपेरिमेंट। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेटअप लिया प्रिस्ली ने, जिस सेटअप का नाम था बेल जार। नाउ व्हाट इज अ बेल जार, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज अ बेल शेप जार। जैसे अगर रेस्टोरेंट्स में अगर आप लोगों ने खाया होगा तो महंगे रेस्टोरेंट्स में व्हाट दे डू कि कोई भी फूड लाते, कोई भी क्यूजीन लाते तो उसको ऊपर से उसकी जो ढक्कन होती है ना, उसको बहुत बढ़िया से ऐसे ढक के लाते हैं। तो दैट इज अ बेल शेप, दैट इज अ जार। ठीक है, तो वैसा कुछ इन्होंने बेल शेप्ड का जार लिया, ऊपर ऐसे ढक्कन हटाने वाला, और इस जार के अंदर इन्होंने क्या लिया, एक कैंडल ली जो कि बर्निंग कैंडल थी, जिसको जली हुई कैंडल है ना, जिसको जला के रखा है। इस सेटअप के अंदर इन्होंने एक माउस लिया, माउस व्हाटएवर यू वांट टू से, एंड व्हाट ही डिड कि इसको तब तक ऑब्जर्व किया जब तक ये कैंडल बुझ नहीं जाता है। ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही ये कैंडल बुझा, as soon as the candle got extinguished, the mice was found dead. चूहे की डेथ हो गई। Now what he did, he just modified the setup. Modified करना मतलब इन्होंने क्या करा गाइस कि अब इस सेटअप में he just placed a mint plant inside this setup. He again took a burning candle. He again took same repeat किया, माइस को रखा। बट अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा कि कैंडल जो बर्न कर रही थी वो बुझ गया, एक्सटिंग्विश हो गया, बट द माइस वाज स्टिल फाउंड अलाइव, इट वाज नॉट डेड। देयरफॉर यहाँ से इन्होंने इनकी ये इन्फ्रेंस या कंक्लूजन इन्होंने डिलीवर किया कि जो कंडीशन खराब हो गया था कैंडल की वजह से, दैट वाज रीस्टोर्ड बाय द मिंट प्लांट। Therefore, एक conclusion क्या इन्होंने बोला कि the mint plant restored the bad air quality that occurred before. Therefore, the mice was not found to be dead and the mice was still alive. ठीक है, I hope you guys are understanding. Please give me a thumbs up if you all are understanding, so that it will be a contentment from my side also. चलिए गाइस, नाउ कमिंग टू द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा चलते हैं। तो ये हुआ गाइस जिसका नाम है इंगिनहाउस एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस वाज द फोर्थ एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट ही डिड वाज ही टुक द सेटअप दैट वाज सेम एज दैट ऑफ द प्रेस्ली, मतलब वही बेलजार वाली सेटअप ली इन्होंने, बट इन्होंने क्या करा गाइस, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, इस सेटअप के अंदर डाल दिया। इस सेटअप में आधा या मोर देन हाफ व्हाट ही डिड, ही फिल्ड इट विथ वाटर एंड ही एक्सपोज्ड दिस सेटअप टू सनलाइट। नाउ द प्लांट व्हिच ही टुक वाज द एक्वेटिक प्लांट जिसका नाम था हाइड्रेला, एंड व्हेन ही एक्सपोज्ड दिस टू द सनलाइट व्हाट ही सॉ कि एयर बबल्स है ना, इस तरह से एयर बबल्स जो थे वो फॉर्म हो रहे थे इनसाइड द वाटर। वाटर के अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे थे जिनको वाटर बबल्स कह रहे थे। तो what did he conclude that, see, bubbles formation was seen inside the water. Here the bubbles were the O2 that was released by the hydrilla plant during photosynthesis. Therefore इन्होंने conclude किया कि जो O2 है that is released during the photosynthesis. photosynthesis के दौरान O2 जो है वो रिलीज होता है।
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गाइज, ये इंगिन हाउसेस का एक्सपेरिमेंट था। अब ये एक्सपेरिमेंट को कहते हैं टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंड टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ। इन्होंने क्या किया गाइज, ही टुक अ सेटअप, ठीक है, और इस सेटअप के अंदर इन्होंने एक ग्रीन एल्गी ले ली जिसका नाम था क्लैडोफोरा। ठीक, पहले तो इसमें पानी भरा है ना, वाटर के अंदर हो रहा है। क्लैडोफोरा लिया, ग्रीन एल्गी, कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज लिए। एरोबिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया होंगे जो अपनी फंक्शनिंग है ना, जो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, O2 डिपेंडेंट। ओके, ना गाइस दे आर, हम कहते हैं ना कि ऑब्लिगेट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, दे स्ट्रिक्ट एरोब्स। नाउ व्हाट ही डिड गाइस, कि इस सेटअप को लाइट में रखा, लेकिन लाइट सनलाइट में रखने से पहले व्हाट ही डिड, इस सेटअप से पहले एक प्रिज्म लगा दी। जब इन्होंने प्रिज्म लगाया गाइस, द लाइट फॉल ऑन दैट प्रिज्म एंड इट गॉट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। वी ऑल नो कि लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, व्हाइट लाइट, एंड दो 7 कलर्स वर नथिंग एल्स, जो हम पढ़ते आ रहे बचपन से, विबग्योर। ठीक है, नाउ टू हिज इमेंस सरप्राइज व्हाट ही नोटिस्ड वाज, दो जगह ऐसे थे, देयर वर 2 प्लेसेस जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया की कॉलोनीज बहुत ज्यादा मिल रही थी। वन वाज, अगर मैं इसको विबग्योर इस तरह से रखती हूँ गाइज, तो इन्होंने देखा कि जहां पे ब्लू कलर की लाइट थी और जहां पे रेड कलर की लाइट थी, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की कॉलोनीज बहुत ज्यादा मिल रही थी। सो व्हाट ही कंक्लूडेड वाज कि द ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन ऑफ द लाइट, है ना, जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा O2 लिबरेट कर रहा है, क्योंकि इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा O2 की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी गाइस। दैट मीन्स O2 कब ज्यादा लिबरेट हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है तो O2 ज्यादा मिल रहा है। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट O2 is maximum liberated at the blue region and the red region. Therefore, photosynthesis is maximum at blue region and रेड रीजन। ठीक है, ये बोला गया। तो एंगलमैन भाई साहब ने क्या बोला, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ब्लू रीजन और रेड रीजन में मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन और रेड रीजन में हो रही है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। चलो फटाफट एक थम्स अप दे दो गाइस, सो दैट आई कैन जस्ट रिलेट कि हाँ तुम सब समझ पा रहे हो। देखो, दिस इज जस्ट अ ग्राफ जो कि बनाया गया है, ये एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या देख रहे हो आप, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो हमने विबग्योर रखा है, और वाई एक्सिस पे हमें अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखनी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन्स हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है, अमाउंट ऑफ O2, बोल सकते हो कि O2 सबसे ज्यादा आपको ब्लू रीजन और रेड रीजन में मिल रही है। इसीलिए ब्लू रीजन और रेड रीजन का जो ग्राफ है उसकी पीक कैसी है, दीज बोथ आर गिविंग दी हाई पीक्स। ठीक है, हाई पीक दे रहा है। फाइन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पे ना गाइज। एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट था जो वैन नील ने किया था, और इन्होंने क्या बोला, इन भाई साहब का कहना था कि जो CO2 है ना, इससे O2 नहीं निकल रहा है। दे वर सो मच कंफ्यूज कि O2 CO2 से आ रहा है या किस मॉलिक्यूल से आ रहा है। तो ही वॉज द वन जिन्होंने बोला कि जो O2 है वो CO2 से नहीं आता है, O2 इज लिबरेटेड फ्रॉम वाटर, H2O के मॉलिक्यूल से O2 आता है। एंड वॉट ही डिड वॉज गाइज, एक और इन्होंने करा, इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये था कि ही जस्ट करेक्टेड द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में गाइज जो इक्वेशन होती है उसको इन्होंने करेक्ट करा, एंड दिस वॉज द इक्वेशन विच ही गेव C6 6CO2 plus
12H2O। पहले ये 12H2O की जगह लोग 6H2O लिखते थे, तो इसको बैलेंस करके बोला कि जो फोटोसिंथेसिस का जो ये होगा इक्वेशन होगा, करेक्ट इक्वेशन, उसमें 12H2O होगा, ना कि 6H2। ठीक है। नाउ गाइज मूविंग फॉरवर्ड, देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट जिनका नाम था जूलियस वैन सैक, और इन्होंने बस एक ही बात बोली थी कि जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ में गाइज, व्हाट इट डज, इट वाज द वन दैट हेल्प्स टू रिड्यूस रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो दिस वाज सेड बाय जूलियस वोन सैक। नाउ गाइज देखो, हमारे चैप्टर का पहला जो स्तर है ना, पहला सीरीज खत्म, वी आर डन विद द एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट वेयर विल मूव, नेक्स्ट हम मूव करेंगे गाइज एक्सपेरिमेंट के बाद हम लाइट रिएक्शन वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। सबसे पहले गाइज मैंने ऑलरेडी, दिस इज अ डायग्राम दैट इज फ्रॉम एन एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में ये दोनों डायग्राम्स दे रखे हैं। एंड व्हाट डज दिस डायग्राम से, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये सिंपल सा आपको क्या बनाया है गाइज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये आप देख पाओगे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो मैं ऑलरेडी क्लास के इनिशियल पॉइंट्स में आपको बता चुकी हूँ। इनिशियली क्लास शुरू करते ही दिस इज अगेन जिसमें आपको थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा ढूंढना है, तो ये वो वाला डायग्राम है। तो इन दोनों डायग्राम्स पे गाइज हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं कि इनको जिस हिसाब से लाइट मिलता है उस हिसाब से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। Now again they have talked about thylakoid, they have talked about stromal lamellae, they have talked about granum, they have talked about grana। guys मैंने ये सारी बातें आप लोग को बता चुकी है। अब चलिए, अब गाइस कहा क्या जा रहा है कि ये जो ग्रैनम है इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं पिगमेंट की बात करूं तो ये पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखा गया एक टेक्निक है जिसका नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक। पिगमेंट्स की बात करें गाइस तो बेसिकली दो तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट, है ना। वी हैव ज़ैंथोफिल्स, वी सी कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो इन सारे पिगमेंट को देखने के लिए पेपर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक की गई और देखा गया किस तरह से। तो एक ग्रीन लीफ ली गई गाइस, उस ग्रीन लीफ को क्रश किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि एक पेपर लिया गया, ठीक, उसको इथेनॉल में डिप करते हैं और उस ग्रीन लीफ को इस पेपर पॉइंट पे छोड़ देते हैं। ठीक, नाउ दिस ग्रीन लीफ विल ट्रैवल, कैपिलरी एक्शन से ये जो ग्रीन कलर है इसमें वेरियस कलर्स है, दे विल ट्रैवल अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, आरएफ इंडेक्स कहते हैं, और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करेंगे इस पेपर पे। तो गाइज अब जब ये चीजें देखी गई थी तो हमने क्या बोला था कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो पिगमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज द मेन पिगमेंट एंड वन इज द एक्सेसरी पिगमेंट्स। गाइज मेन पिगमेंट वो होता है जो सारे जगह पे प्रेजेंट है, हर ऑर्गेनिज्म में जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, and it is also known as the reaction center, whereas rest other molecules like chlorophyll B, chlorophyll C, xanthophyll and carotene, these are guys all accessory pigments, and these are also known as the shielding complexes or the LHC or the light harvesting complexes or light harvesting molecules। ठीक, चलिए अब हम कलर की बात करेंगे कि क्लोरोफिल ए कौन सा कलर देता है, क्लोरोफिल बी कौन सा कलर देता है। तो इस तरह से देखा गया गाइस कि जब हमने ये जब हमने ये सारी चीजें करी तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब गाइस जब कलर की बात की गई तो देखा गया कि आपको क्लोरोफिल ए जो है, सी हियर, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर दे रहा है, क्लोरोफिल बी जो है वो ग्रीन और येलो ग्रीन कलर दे रहा है, क्लोरोफिल अज़ैंथोफिल येलो कलर दे रहा है गाइस, और कैरोटीन जो है वो येलो टू येलो ऑरेंज, येलो से या येलो ऑरेंज कलर दे रहा है। सो दीज वेर दी कलर्स दैट वर ऑब्जर्व्ड कि इस पिगमेंट का कलर ये होता है और इस पिगमेंट का कलर ये होता है।
ना गाइज एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी के किताब में ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है। दिस एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट, ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम कह रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट। अब गाइज देखो, आपको दो ग्राफ्स देखनी है और दोनों ग्राफ्स का अक्यूमुलेशन मतलब कॉम्बिनेशन करके एक जगह पे ये तीसरे ग्राफ पे दिया गया है। ये जो पहला ग्राफ, सॉरी ये जो दूसरा ग्राफ है गाइज, ये ऑलरेडी हमने एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में देखा था। क्या देखा था कि ब्लू रीजन है ना एंड रेड रीजन में सबसे ज्यादा पीक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलता है हमें। ओके, नाउ दिस ग्राफ गाइज, अगर मैं ये पहले ग्राफ की बात करूं तो ये जो पहली ग्राफ है इसमें आपको तीन पिगमेंट्स दिख रहे हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी। अब ये तीन जो पिगमेंट्स है गाइज, उसमें हमने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है, इफ यू कैन सी गाइज, ये जो ब्लू कलर का है दैट इज क्लोरोफिल ए, ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज क्लोरोफिल बी, एंड दिस रेड वन इज कैरोटीनॉइड। गाइज एक साइड हमने क्या लिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट ली, और एक साइड हमने क्या लिया, हमने लिया एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जब गाइज हमने क्या देखा, व्हाट वी सॉ दैट दिस ब्लू लाइट, ये जो ब्लू लाइट था ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे दो पीक दे रहा है ब्लू लाइट। अब अगर गाइज मैं ग्रीन लाइट की बात करूं तो ये जो ग्रीन लाइट है ये एक बड़ी पीक यहाँ पे दे रहा है, और फिर इसका पीक नीचे चला जा रहा है और एक छोटी पीक दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैं रेड लाइट की बात करूं तो ये एक ही जगह पे डबल पीक्स दे रहे हैं। अब गाइज इन तीनों ग्राफ्स को, ठीक है, इन तीनों पीक्स को उठा के लिया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसके साथ मर्ज कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। जब गाइज ये तीनों पीक को इस वाले ग्राफ के साथ सुपर इम्पोज किया गया तो क्या देखा गया कि जो क्लोरोफिल ए का पीक था, यानी कि ये वाला गाइज देखो, है ना, दिस पीक, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पीक था जो हमने एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में देखा था, जब फोटोसिंथेसिस यानी O2 ज्यादा लिबरेट हो रहा था और फोटोसिंथेसिस ज्यादा बन रहा था गाइस। तो यहाँ पे दिस क्लोरोफिल ए वाला जो ग्राफ है, इट गॉट सुपर इम्पोज्ड विद द ग्राफ दैट वी हैड सीन इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, की कितना ऑक्सीजन बन रहा, ऑक्सीजन सिंथेसिस। देयरफॉर गाइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो सेम ग्राफ है ना, क्लोरोफिल ए एंड दिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर यहां से ये जाके दिस वॉज फाइनलाइज, या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जाके आउटकम निकला, इन्फ्रेंस निकला, कॉन्क्लूजन निकला कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। क्या बोला कि जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, क्योंकि सेम टू सेम ये ऑक्सीजन का ग्राफ दे रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू guys. Please give me a thumbs up. Let me see yaar, let me check. Okay, okay guys, चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है गाइस फोटो सिस्टम का। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बात बता दूं, थोड़ी थोड़ी चीजें, कि इसके बाद जो हमें पढ़ना है गाइस वो है फोटो सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम ये फोटो सिस्टम क्या हो गया, ठीक है, वो अब ये फोटो सिस्टम क्या हुआ। तो गाइस लाइट जो है ना, लाइट जो है, सबसे हमने पहले क्या बोला कि थाइलाकॉइड पे पड़ती है, ठीक है। नाउ लिसन, फोटो सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। 1 और 2 की बात करें
तो डिस्कवरी सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 की हुई थी, यानी PS1 वॉज डिस्कवर्ड पहले और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। तो इनके डिस्कवरी के हिसाब से PS1 और PS2 नाम तो इनका रखा गया है गाइस। बट अगर हम इनकी काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो पहले PS2 जो है वो काम करता है और बाद में PS1 काम करता है। ठीक है, तो व्हाट वी सी कि PS2 जो है वो P680 नैनोमीटर के लाइट, इतना वेवलेंथ का लाइट मिलेगा तो PS2 एक्टिवेट हो जाएगा। और PS1 क्या करेगा गाइस, P700 नैनोमीटर के लाइट में एक्टिवेट होता है। Now if I tell you कि where are they present, where are these photo system present, तो गाइज अगर मैं वापस आपको लेके चलूँ अपने उस डायग्राम पे, कौन से डायग्राम पे गाइज, जो हमने सबसे पहले बनाया था एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास में, यहाँ पे, तो PS1 जो होता है गाइज, PS1 इज प्रेजेंट इन दी नॉन एप्रेस्ड रीजन्स। ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर से बना रही हूँ। हाँ, दे आर प्रेजेंट इन दी नॉन एप्रेस्ड रीजन्स as well as the oppressed region, कहीं कहीं पे। लेकिन जो अपनी PS2 होती है गाइज, इसको हम ऑरेंज रेड लेते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन दी oppressed region गाइज। जो दबा हुआ, दो थाइलेकॉइड के बीच में जो दबा हुआ रीजन है गाइज, दिस, इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी नोन एज PS2, whereas PS1 will be present outside। तो ये हो गया हमारा PS2 गाइस, ठीक है, और ये वाइट वाली हो गई हमारी PS1, फोटो सिस्टम 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस व्हाट वी विल सी कि ये इनका काम क्या है। भाई काम यही तो है कि पहले लाइट आएगी तो PS2 एक्टिवेट होगा, PS2 एक्टिवेट होगा तो व्हाट इट विल डू, ये H2O को तोड़ेगा H प्लस आयंस और O2 में, फिर H2O से ATP बनाई जाएंगी, है ना। फिर ATP से आप क्या देखोगे, फर्दर NADPH की आप देखोगे कि फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली अब हम चलेंगे अब उस नेक्स्ट अपने चैप्टर के अगले पड़ाव पे, जहां पे हम देखेंगे किस तरह से PS2 और PS1 काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हम कि ये जो PS2 है इट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2 एंड PS1 इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 1। दीज आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ईच फोटो सिस्टम 1 हैज अ क्लोरोफिल A एंड एक्सेसरी पिगमेंट बाउंड बाय दी प्रोटीन्स। क्या बोल रहा है गाइज, ये डायग्राम अगर देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे कि दीज आर दी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, दिस इज द रिएक्शन सेंटर गाइज। ठीक है, क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, बाकी जितने भी पिगमेंट्स होते हैं सबको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नाउ गाइस सी, PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है और PS2 क्या करता है गाइस, 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो PS2 विल बी प्रेजेंट इन दी oppressed regions of the thylakoid। PS1 कहाँ पे होगा गाइस, PS1 will be present in the non oppressed regions of the thylakoid, नॉन एप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होंगे प्लस एप्रेस्ड रीजन, दोनों जगह। ठीक है, तो यू नीड टू नो कि पहले PS2 काम करेगा फिर PS1 काम करेगा, क्योंकि PS2 इज प्रेजेंट इन दी एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, थैलाकोइड के जो अंदर की तरफ रीजन्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले तोड़ेंगे भाई, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिबरेट करेंगे, फिर उसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ATP की फॉर्मेशन होगी गाइस। ठीक, एंड देन further it will move to the PS1। now guys, PS1 can be present in the non-repressed region of the thylakoids, plus it can be present on the stromal lamellae too। stromal lamellae पे भी PS1 present हो सकता है if they
एवर आस्क यू क्वेश्चन कि स्ट्रोमल लैमेला या स्ट्रोमा में कौन सा फोटोसिस्टम मिलेगा, तो PS1 विल बी फॉर्म्ड एट या फिर फाउंड एट वेयर इन दी, यू विल फाइंड इट इन दी ग्रैनल रीजन, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ओके, स्ट्रोमल रीजन। चलिए नाउ गाइज कमिंग फर्दर की लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। गाइज उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दूं, इससे पहले एक टॉपिक है जो हमें जानना है, एंड दैट इज गाइज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यू नीड टू नो दिस कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। Now, if we talk about this term phosphorylation, phosphate addition of phosphate is known as phosphorylation. Simply आप बोल सकते हो कि phosphate का formation या फिर formation of ATP, तो ATP के formation को हम कहते हैं phosphorylation. नाउ गाइज एटीपी जो है वो फॉस्फोराइल या फिर फॉस्फोराइलेशन जो है वो तीन तरह का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन इफ यू सी, वन इज दी फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, देन यू हैव सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एंड देन उसके बाद गाइज आता है सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तीनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, मैं बता दूं। सी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, और ये कहाँ पे होता है गाइज, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस में ये होता है। SLP इज गाइस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम कहते हैं ये डायरेक्टली फॉस्फेट मॉलिक्यूल, डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी प्रोडक्शन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NADH या FADH मॉलिक्यूल्स ATP बनाते हैं, इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। तो इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव। अब गाइस हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन जानना है, क्योंकि दीज टू फॉस्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे आप जब रेस्पिरेशन पढ़ो, जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी अपने को क्या जानना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए, तो गाइज जब हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि हाउ इज एटीपी फॉर्म्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। सिंपल है गाइज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वाला डायग्राम वापस से जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, इफ वी सी, तो स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था, ये क्या देख रहे हैं हम गाइज, एडीपी में पीआई जुड़ रहा है, कैसे, तो ये H प्लस आयंस एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं किसके थ्रू, F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू जाते हैं ये H प्लस आयन एज अ ग्रेडियंट, और एडीपी में पीआई जोड़ के एटीपी बना देते हैं। नाउ गाइस मूविंग फर्दर, ये तो रहा हमारा फॉस्फोराइलेशन की ये बात रही। इसके बाद गाइज आता है एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब गाइज हाइपोथेसिस का मतलब होता है धारणा, है ना, ऐसा तब लोगों ने सोचा था, ऐसा तब लोगों ने माना था, दिस इज अ हाइपोथेसिस, दिस इज नॉट अ थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे ये कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, दोनों के दोनों इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से, ठीक है गाइस, दोनों के दोनों कैसे, किससे इवॉल्व हुए हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है। एंड व्हाट रेफरेंस दे डू गिव फॉर दिस, कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, बैक्टीरिया आल्सो हैज अ राइबोसोम ऑफ 70S, और गाइस ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के भी पास 70S राइबोसोम है। तो इस बात को बोला इन्होंने कि किसी दिन
बैक्टीरिया ने किसी ऑर्गेनील को खा लिया, है ना, और वो ऐसा बोल दिया गया कि उसी को माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वो इवॉल्व होके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन गया। सो दिस इज जस्ट अ थ्योरी गाइस, क्योंकि ड्यू टू देयर राइबोसोम जो इनके पास प्रेजेंट है, इसके वजह से ये थ्योरी कहीं ना कहीं से लोगों के या साइंटिस्ट के मन में आई, जिस जो एक धारणा है, दिस इज नॉट दी ट्रुथ। नाउ आफ्टर दिस गाइस, मूविंग टू द लाइट रिएक्शन और द लाइट फेज, हम क्या देखते हैं कि हम अब दूसरा जो देखेंगे वो है फॉस्फोराइलेशन, जैसे हमने बात कर ली। अब फॉस्फोराइलेशन में गाइस हमने बात की फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन रहा है या एटीपी मॉलिक्यूल बन रही है। तो जब हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं गाइस, तो ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? दो तरह का फॉस्फोराइलेशन अपने को देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखिए, जब हम फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं गाइस, तो हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक तरफ हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि फोटो इज जस्ट लाइट, तो लाइट में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही फॉस्फोराइलेशन होता है। तो चलिए, पहले गाइज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक। फटाफट चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो चलते हैं। सबसे पहले गाइज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जैसे ही यहाँ लाइट आती है, सनलाइट, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में P680 का लाइट आया, ठीक है, इट गेट्स एक्टिवेटेड, फोटो सिस्टम 2 क्या हो गया, PS2 हो गया एक्टिवेट। PS2 एक्टिवेट होने के बाद गाइज आप क्या देखोगे कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इस मॉलिक्यूल का नाम है गाइज पियोफाइटिन, PH। क्या है ये? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PH क्या करेगा गाइस? ये इलेक्ट्रॉन देगा, दिस इज द कोड वर्ड, है ना, इसको याद रखने का। पियोफाइटिन देन प्लास्टोक्विनोन, PQ को देगा ये। PQ क्या करेगा? PQ विल अगेन पास टू साइटोक्रोम B6F, BCF, ठीक है, एंड साइटोक्रोम BCF विल पास टू प्लास्टोसाइनिन, PC। ये PQ है, ये PC है, ये PH है। नाउ देखो होता क्या है गाइस, कि ये जो, अगर मैं, आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ इज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर वेवलेंथ कम होगा, लाइट की अगर वेवलेंथ आप कम देखोगे, तो उसमें एनर्जी उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। से फॉर एग्जांपल, ये कम वेवलेंथ का लाइट लिया 680 नैनोमीटर, हम मूव करेंगे कहाँ पे, 700 नैनोमीटर। तो समझना गाइस, 700 नैनोमीटर लाइट में जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, से यहाँ पे 680 से यहाँ पे जाके 685 नैनोमीटर हो गया होगा गाइस, ये 686 नैनोमीटर हो गया होगा, ये 687 नैनोमीटर हो गया होगा। समझ रहे हो, ये इस तरह से हुआ होगा। ये यहाँ पे आते आते 688 नैनोमीटर हो गया होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज गाइस,
अगर हम यही एनर्जी की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी होगी, तो गाइज एनर्जी यहाँ पे गई होगी तो एक्सपेंस खर्च हो गई होगी। नाउ दिस विल बी गाइज 95 जूल। यहाँ पे आएगा तो इट विल बी 90 जूल। यहाँ पे आते आते हो सकता है ये 80 जूल्स हो जाए। तो एनर्जी आप क्या देख रहे हो गाइज, घट रही है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, बट आप वेवलेंथ क्या देख रहे हो, वो बढ़ रहा है। तो दिस इज द रिलेशन विच यू नीड टू नो। अब इसके बाद क्या होता है गाइज, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मैं इरेज करती हूँ। इसके बाद पास्टोसाइनिन के बाद यहाँ पे अब P700 का लाइट मिलता है, फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है। फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होते ही इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS विच इज अ आयरन सल्फर कंपाउंड, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये FeS क्या करेगा गाइज, FeSa को देगा। दिस FeS विल गिव इलेक्ट्रॉन टू FeSb। और गाइज इसी प्रक्रिया में यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे कहीं FNR, जो क्या करता है, NADP को रिड्यूस कर देता है DPH+H+ में। ठीक है, तो आप क्या देखते हो गाइज इस साइकिल में, यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर साइटोक्रोम B6F इज प्रेजेंट, ये क्या करता है, ये ATP बनाता है, इट फॉर्म्स द ATP। नाउ गाइज व्हाट हैपेंस इन दिस, व्हाट यू सी कि ये जो साइकिल मैंने बनाया है, दिस इज गाइज अ नॉन साइक्लिक, इसी फॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं, दिस इज अ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसमें आपको क्या दिख रहा है गाइज, इसमें आपको PS2 भी दिख रहा है एक्टिव, और यहाँ पे PS1 भी एक्टिव दिख रहा है। और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंड में जो FNR है, FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये लास्ट में यहाँ पे NADPH भी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो सिंपली गाइज आप क्या बोलोगे कि पहले तो ATP बनता है, और यहाँ पे ATP बन रहा है, और यहाँ पे NADPH भी बन रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे NADPH बन रहा है। और ATP कैसे बनता है, H+ आयंस जब ब्रेक होते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक गाइज। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये जो PS2 सिस्टम है ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक, साइक्लिक में अब जब ये PS2 सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा गाइज, तो ये पूरी जो चीज यहाँ तक है, ये यहाँ तक है ना, प्लास्टोसाइनिन तक, ये इनएक्टिव ही रहेगी। तो मतलब क्या, PS जब हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं गाइस, तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हम बात करेंगे कि सिर्फ PS1, साइक्लिक में क्या देखोगे, साइक्लिक में देखोगे कि PS1 एक्टिवेट होता है, PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो कि एक आयरन सल्फर कंपाउंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद गाइज ये यहाँ FeSa को पास नहीं करके ये किसको पास कर देता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F को। क्यों भाई, अगर इसने इसको पास कर दिया गाइज तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर ये आगे काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ये किसको पास कर देता है, साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F इन टर्न क्या कर देता है, ATP बनाता है, और ATP बनने के बाद ये वापस क्या हो जाता है, ये ATP वापस इसको दे देता है FeS को। तो इस तरह से गाइस साइकिल चलता है, FeS गिव्स टू साइटोक्रोम B6F, इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये ATP बनाएगा, ATP इसको देगा, तो इन दोनों के बीच एक साइकिल चलेगा, एंड दिस विल ओनली बी नोन एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में गाइस अपन देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली
ATP is formed, ठीक है। यहाँ पे कोई NADPH नहीं बनता है, यहाँ पे कोई भी H प्लस आयंस नहीं बनती है, ओनली ATP इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर गाइस। चलिए आप लोग इसको फटाफट जैसे भी आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए। ओके, so this was all about guys cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Now ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। इस स्लाइड्स में अगर मैं आपको इस स्लाइड्स के थ्रू समझाना चाहूँ तो पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने नॉन साइक्लिक को वही सेम इस स्लाइड में बताया है कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगी मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर यहाँ 700 क्या है P700 एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है FeS है ना, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा आप देखोगे लास्ट में ये NADPH बन रहा है। तो दिस इज व्हेन बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 विल वर्क, इट विल बी नॉन साइक्लिक। यहाँ NADPH बनेगा, यहाँ H प्लस बनेगा गाइज, और यहाँ पे आपको ATP की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट गाइज जब आप यहाँ पे हम जब साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या कह रहा है कि इट अकर्स इन द स्ट्रोमल लैमेली वेयर ओनली PS1, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया PS1 इज फंक्शनल, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ATP synthesis occurs due to cyclic flow of electrons. The lamella of grana have PS1 and PS2. The stromal lamellar membrane lacks PS2 and NADP reductase. The electrons does not pass on to the NADP plus but is cycled back to PS1 through electron transport chain. जैसे अभी मैंने बताया कि लाइट पड़ेगी, P700 एक्टिवेट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS आएगा, ये वापस क्या करेगा, ये साइटोक्रोम B6F को गाइज इट विल गिव टू साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन पास कर देगा इंस्टेड ऑफ पासिंग इट टू दी FeSa कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या आप देखोगे, एंड देन यू विल सी व्हाट, यू विल सी कि ये ATP बनाएगा, और ये ATP बनने के बाद वापस से गाइज साइकिल, वापस से साइकिल, वापस से साइकिल। तो दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें सिर्फ क्या बन रहा है गाइज, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ATP बनते हुए नजर आएगा, ओनली ATP फॉर्मेशन विल बी सीन, hence only ATP is synthesized, no NADPH and no H plus formation is या फिर takes place, no NADPH और no H plus formation takes place, ठीक है। cyclic phosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available। देख लो से 680 के बियॉन्ड लाइट मिलेगी तभी जाके साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, समझे, नहीं तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वोंट टेक प्लेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए ये है फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो हमने आपको बताया था कि क्या होता है। देखिए दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन गाइस, इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, F0 F1 चैनल है ना, ये जिसको ऑक्सीजोम कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। व्हाट इज दिस, ये जो पार्ट है गाइस दिस इज द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, दिस इज द स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ये जो ये अंदर वाला है दिस इज द थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ये, थाइलाकॉइड के अंदर वाली पार्ट है ये। इसमें आप क्या देख रहे हो, इसी में तो आप देख रहे हो कि H2O जो है H प्लस और O2 में रिड्यूस हो जा रहा है O2 में, ठीक है। इसी H प्लस को गाइज यूज करके यहाँ पे ADP में Pi जोड़ दिया जा रहा है और अब ये ATP बन जा रहा है। दिस इज F0 एंड दिस इज F1। इसी को अकेले हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑक्सीजोम्स का भी ऑक्सीजोम के टर्म में इसको जानते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं, एक और नाम है गाइस, इसका नाम है पार्टिकल ऑफ फर्नांडस। और इसी को कहते हैं कि केमियोस्मोटिक थ्योरी से क्या हो रहा है, ATP बन रहा है।
चलिए, अब ये सिस्टम आपको PS2 सिस्टम दिख रहा है गाइस, जो हमने आपको अभी बताया, और ये PS1 सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही। ये वापस से केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखे तो ये एग्जैक्टली गाइज दिस इज आल्सो नोन एज F0F1 पार्टिकल। इसका और भी नाम है गाइज, इसको हम और भी क्या किस नाम से जानते हैं? दिस F0F1 पार्टिकल इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजोम, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको कहते हैं ये ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहलाता है गाइस। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि ATP बना रहा हो, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। या फिर इसको जब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गाइस, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नथिंग बट ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस अब होता क्या है गाइस, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ ना, इसकी बात करूँ, तो there is a bit difference between ATP formation in mitochondria and ATP formation in chloroplast। क्लोरोप्लास्ट में हम क्या देखते हैं कि ल्यूमेन जो होती है, ठीक है, उसके बाहर के साइड पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम, और फटाफट क्या हो जाता है, फटाफट ATP स्ट्रोमा के अंदर बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं गाइज, आई एम सो सॉरी, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP फॉर्मेशन का स्टेप जो है वो अलग होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन गाइज, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इस इनर मेम्ब्रेन में जो ये फोल्डिंग है इसको क्रिस्टे कहते हैं, और इसी क्रिस्टे के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजोम्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजोम्स का प्रेजेंस होता है वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ पे होता है ऑक्सीजोम्स? माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इनर मेम्ब्रेन पे होता है गाइस। ठीक है, तो ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ATP इज फॉर्म्ड इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल्सो एडिशनली यहाँ पे एक पॉइंट और होता है कि यहाँ पे H+ आयंस जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, H+ आयंस जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जो H+ आयंस हैं वो उनको लिया जाता है, ऑक्सीजोम्स उनको खींचता है, और इनर मेम्ब्रेन में ही ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP में PI को जोड़ के। ठीक, नाउ अगेन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम दो बातों पे चर्चा करते हैं। पहला बात ये गाइस कि इनसाइड द स्ट्रोमा, ठीक है, ATP कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। किसके केस में? क्लोरोप्लास्ट के केस में। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कहाँ पे बनता है? इनर मेम्ब्रेन पे बनता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। दूसरा, हम ATP में जो पार्टिकल होता है उसको CF0F1 कहते हैं, CF1, और इनर मेम्ब्रेन में जो होता है गाइज उसको हम सिर्फ F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो लाइट रिएक्शन की थी और जो लाइट रिएक्शंस में हो रहे हैं, जो हम लाइट में देख रहे हैं। तो गाइज आज के लिए हम लाइट रिएक्शन पे ही छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में विल डू दी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के जितने भी साइकिल्स है गाइज, C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द टॉपिक। प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइज, ठीक है, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर।